जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान की भाग 5 को पढ़ रहे हैं। ठीक, भारतीय संविधान की भाग 5 को पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? संघ। ठीक है, संघ में हम लोगों ने अनुच्छेद 93 को पढ़ रहे हैं, जिसका अनुच्छेद 93 को हम लोगों ने कल पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें थोड़ा सा टॉपिक हम लोगों का बचा था अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में। फिर हम लोग आते हैं लोकसभा के शक्तियों के बारे में। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के शक्तियों के बारे में। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या क्या होती हैं। जो लोकसभा का स्पीकर होता है, हम लोगों का लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला है। तो ओम बिड़ला के शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां क्या है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या है? लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। तो शक्तियों के बारे में देखिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला इसमें क्या है? लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करता है। देखिए जब लोकसभा की बैठक होती है, सत्र होता है, तो बैठक में एक सबसे कंट्रोल करने वाला चाहिए, सबको कि कंट्रोल करे। तो लोकसभा का अध्यक्ष ही पूरे सभा जो होती है उस सभा को कंट्रोल करते हैं। उनका जो सत्र होता है उस सभा को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एक शांति माहौल बनाए रखते हैं, समन्वय करते हैं, जिसके आधार पर सभा को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि लोकसभा की बैठक को नियंत्रित कंट्रोल कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, लोकसभा की बैठक को कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष कंट्रोल करते हैं, यानी कि ओम बिड़ला। ठीक, दूसरा देखिए क्या है? देखिए दूसरा में बोला गया है कि जो कोई भी कानून, देखिए कानून जो हम लोगों का विधेयक आता है वो कई प्रकार का होता है। ठीक है, कोई साधारण विधेयक होता है, कोई धन विधेयक होता है, मतलब अलग अलग प्रकार के कानून को आता है। ठीक है, तो लोकसभा ये देखते हैं कि ये जो बिल आ रहा है ये कौन सा है, साधारण विधेयक है या धन विधेयक है या कोई और विधेयक है। तो लोकसभा अध्यक्ष का एक और काम होता है कि वो देखेंगे कि विधेयक कौन कौन सा है। ठीक है, कौन विधेयक है, साधारण विधेयक है या धन विधेयक है या कौन सा विधेयक है, क्योंकि सबका अलग अलग प्रारूप होता है। साधारण विधेयक को साधारण बहुमत द्वारा पास किया जाता है और धन विधेयक को पूर्ण बहुमत द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब कि पास किया जाता है। ठीक है, तो वही उसको देखने का काम कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण स्पीकर करता है। ठीक है, विधेयक कई प्रकार के होते हैं, एक साधारण विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, मतलब अलग अलग प्रकार के विधेयक होते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग प्रारूप होता है, सबका अलग अलग ढंग से पारित किया जाता है। तो धन विधेयक क्या होता है कि धन विधेयक में पूर्ण बहुमत के द्वारा उसको पारित कराया जाता है। तो इसलिए लोकसभा जब कोई विधेयक आता है तो उसको देखते हैं कि ये कौन सा विधेयक है, धन विधेयक है या साधारण विधेयक है। ठीक है, देखेंगे तभी ना पता चलेगा कि इसको कैसे पास करना होता है। तो उसको देखने का काम कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। किसको? धन विधेयक को। तो पहला क्या है? सभा को कौन कंट्रोल करेगा? अध्यक्ष करेंगे। और दूसरा क्या है? देखेंगे कि विधेयक कौन सा है, साधारण विधेयक है या धन विधेयक है। ठीक है, तो दूसरा में क्या है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण स्पीकर करता है। ठीक, 2 हो गया। तीसरा देखिए क्या है कि लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष के अधीन होता है। सचिवालय को तो समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है? सचिवालय का मतलब क्या होता है कि अधिकारी, नौकरशाही अधिकारी। देखिए जो हम लोगों की गवर्नमेंट में जो मंत्री हैं, सांसद हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। केवल चुनाव के द्वारा उनका मेन काम होता है वोट मांगना, वोट मांग कर जीत जाते हैं, उतना पढ़े लिखे होते नहीं है। तो कोई भी कानून चाहे कोई भी विधेयक जब लाया जाता है तो उसमें एक सचिव रहता है। तो सचिव ही, जैसे आप जीएसटी आया तो जीएसटी में इतने मंत्री पढ़े लिखे थोड़ी ना होते हैं कि जीएसटी को अच्छे से प्रारूप या उसको बढ़िया से एकदम ड्राफ्टिंग करे, नहीं। तो उसमें क्या होता है कि सचिवालय बनाया जाता है। सचिवालय में एकदम अच्छे पढ़े लिखे लोग जाते हैं, आईएएस आईपीएस ऐसे लोग उसमें जाते हैं। ठीक है, तो उसका एक सचिवालय, उसमें बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं। वही अधिकारी किसी विधेयक को ड्राफ्ट करते हैं, उसका एक प्रारूप तैयार करते हैं, तब वो संसद के सामने लाया जाता है। ठीक, तो जो संसद जो ये होता है क्या बोलते हैं, सचिवालय होता है। तो सचिवालय के अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष के अधीन होता है। ठीक है, जो सचिवालय जो सचिव लोग होते हैं वो लोकसभा के अधीन, लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होते हैं। ठीक है, वो किसके कंट्रोल में काम करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के कंट्रोल में। ठीक, तो तीसरा क्या है? लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष के अधीन होता है। ठीक, 3 देख लिए, तीसरा 3 कार्य देख लिए। पहला कार्य होता है सभा को कंट्रोल करना, दूसरा कार्य होता है धन विधेयक को पहचानना, और तीसरा क्या होता है कि सचिवालय के अंडर सचिवालय को आदेश देना, यानी लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष के अधीन होता है। ठीक है, सचिवालय अधीन होता है किसके? लोकसभा के। चौथा देखिए क्या होता है
कि विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि का नाम का चयन स्पीकर करते हैं। ठीक है, विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि का नाम का चयन स्पीकर करते हैं। देखिए, जो कोई भी प्रतिनिधि होता है किसी काम के लिए या किसी कार्य के लिए वो विदेश जाता है। विदेश इसलिए जाता है क्योंकि वहां पे देखेगा क्या वहाँ अच्छा कानून आ रहा है। उसको लाने के लिए जो विदेश जाता है तो उसका चयन कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। इसीलिए उसको भेजता है, उसका चयन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसका कार्य किसका है कि विदेश जाने वाले प्रतिनिधियों का चयन भी लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक, आगे देखिए, 5वां में बोला गया है गढ़ पूर्ति। यानी ये गढ़ पूर्ति का मतलब क्या होता है? जब संसद की सभा होती है ना, तो सभा में क्या होता है कि 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य है। ठीक है, 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य है। यदि 1/10 सदस्य उपस्थित न हो तो सभा को स्थगित की जाती है, सभा को स्थगित कर दी जाती है। ठीक है, यानी लोकसभा में 545 सदस्य हैं, राज्यसभा में 245 सदस्य है। इन दोनों लोगों का कम से कम 10% उपस्थित होने चाहिए, तभी सभा का संचालन होगा ना। अब पता चला कि भाई 2 ही 4-5 लोग आ रहे हैं तो कैसे सभा का संचालन होगा? इसके अनुसार यदि गढ़पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है तो लोकसभा, चाहे कोई भी लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इसको स्थगित कर दी जाती है। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है कि गढ़पूर्ति 1/10 सीट के अभाव में लोकसभा की कार्यवाही को अध्यक्ष रोक देता है। ठीक है, लोकसभा में कौन रोकता है? अध्यक्ष रोक देता है। और राज्यसभा में कौन रोक देता है? तो सभापति जी राज्यसभा में लोग रोक देते हैं और लोकसभा में अध्यक्ष रोक देते हैं। ठीक, आगे देखिए, 6ठा क्या है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन, देखिए क्या होता है कि जब कोई भी कानून, कोई भी विधेयक आता है तो बाई चांस मान के चलिए कि लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने पास ही नहीं किया, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उस टाइम क्या करता है? उस टाइम दोनों लोगों को बुलाकर एक संयुक्त अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में मतदान होता है, यानी मतदान होता है और जिस भी पक्ष का मत ज्यादा होता है उसी की ओर उसका कहना माना जाता है। ठीक है, यानी कि उसका कहना माना जाता है। तो दोनों लोगों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है, समझ गए? दोनों लोगों के सदस्य की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है, वही से बोला गया है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन कब होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक, संयुक्त अधिवेशन कब होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उस टाइम संयुक्त अधिवेशन होता है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर यानी कि ओम बिड़ला। समझ गए? आगे देखिए, संसद की विभिन्न समितियों के सदस्य की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। अब संसद की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। देखिए, संसद में अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग समितियां बनी होती है। समितियां एक बहुत सारी समिति होती हैं। उसको एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी समिति होती है, उसका अलग अलग कार्य होता है। तो जो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग समिति बनी होती है, उस समिति की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, संसद के विभिन्न समितियों के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 8वां क्या है? अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु पक्ष या विपक्ष में मत बराबर होने पर निर्णायक मत देता है। हालांकि देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है तो लोकसभा से ही आया होता है। ठीक है, लेकिन उसको मत देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष पद एक बहुत प्रतिष्ठित पद होता है। ठीक है, अध्यक्ष पद एक प्रतिष्ठित पद होता है, इसलिए उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन यदि दोनों में पक्ष या विपक्ष में दोनों में बराबर स्थिति आ जाए तो ये अपना निर्णायक मत देते हैं। निर्णायक मतलब जिसको दे देंगे वो जीत जाएगा, यानी कि पक्ष को भी 10 वोट पड़ा और विपक्ष को भी 10 वोट पड़ा, तो उस टाइम क्या होगा? दोनों लोगों को बराबर मत अगर यदि हो जाए तो उस टाइम लोकसभा का अध्यक्ष एक निर्णायक मत देता है, यानी जिसको वो दे देगा वो जीत जाएगा। ठीक है, तो वही से बोला गया कि अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करते, किंतु पक्ष या विपक्ष में मत बराबर होने पर निर्णायक मत देता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में। ठीक है, समझ में आया? लोकसभा की विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं, 8 प्रकार की शक्तियां हैं, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं। अब देखिए, अध्यक्ष की दंडात्मक शक्तियां हैं। अब ये तो उसकी शक्तियां हो गई। एक होता है कि वो दंड भी दे सकता है।
ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष दंड भी दे सकता है। तो किस परिस्थिति में वो दंड देगा, तो आइए देखते हैं कि अध्यक्ष की दंडात्मक शक्तियां क्या क्या होती है। ठीक है, मतलब किस कंडीशन में वो दंड देगा, उसकी दंडात्मक शक्तियां क्या क्या होती है। तो आइए देखिए, सबसे पहले देखिए क्या होता है कि लोकसभा के अध्यक्ष की दंडात्मक शक्तियां। सबसे पहले देखिए, कोई भी सभा चल रहा, कोई भी सभा या सत्र का आयोजन किया गया है, चल रहा है, उसमें यदि आप अनुशासनहीनता दिखा रहे हैं, ठीक, उसमें क्या है, अनुशासनहीनता करने पर सदस्य को निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, अनुशासनहीनता का मतलब कि आप अनुशासन में नहीं है, आप जो भी संसद का नियम कानून, उस नियम कानून के खिलाफ है, आप शोर शराबा कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, बहुत ही गंदी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या होगा, तो सदस्य को निलंबित कर देता है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष कर देता है। ठीक है, यानी अनुशासनहीनता का यदि आप दे रहे हैं तो वहां पे आपके सदस्य को निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला इनका शक्ति ये हो गया कि अनुशासनहीनता करने पर सदस्य को निलंबित कर देते हैं। ठीक है, कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। दूसरा देखिए क्या होता है, दूसरी कंडीशन में ये है कि यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। ठीक है, देखिए कोई भी संसद का सदस्य, ठीक, कोई भी संसद का सदस्य 60 दिनों तक बिना संसद को सूची किए यदि अनुपस्थित रहता है, ठीक, तो उस सदस्य की सदस्यता को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी उसको यदि कोई काम है, कोई कुछ भी है, तो संसद से परमिशन लेना पड़ेगा। यानी बिना संसद को सूचना दिए या बिना परमिशन लिए यदि वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उस सदस्य की सदस्यता को खत्म कर देगा कौन, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता रद्द कर देती है। तीसरा देखिए क्या होता है कि दल बदल के आधार पर सदस्यता रद्द कर दी जाती है। देखिए दल बदल क्या होता है, दल बदल का मतलब ये होता है कि यदि कोई विभिन्न प्रकार की पार्टियां हैं, ठीक, कोई भाजपा से, कोई बीजेपी से है, कोई सपा से है, कोई एसपी से है, कोई टीएमसी से है, कोई कांग्रेस से है, तो देखिए क्या होता है ना कि जब पार्टियां होती हैं तो पार्टियां दूसरे सदस्यों को लालच देती है कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए, ये हमारे पार्टी में आप आ जाइए। तो ऐसे ऐसे इसी को दल बदल करते हैं, कोई इसमें आ गया फिर उसमें चला गया, तो दल बदल के आधार पर सदस्यता रद्द कर देते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा आप दल बदल इधर उधर कर रहे हैं तो आपकी सदस्यता को खत्म कर दी जाती है। ठीक है, तो ये रहा अध्यक्ष की दंडात्मक शक्तियां, यानी 3 प्रकार की दंडात्मक शक्तियां किसकी है, लोकसभा अध्यक्ष की। ठीक है, पहला क्या है, अनुशासन यदि आप कर रहे हैं तो आपको दंड मिलेगा। दूसरा क्या है कि यदि आप संसद को बिना बताए 60 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं तो उस टाइम पे होगा। तीसरा क्या है कि दल बदल के आधार पर आपको सदस्यता रद्द कर दी जाती है। ठीक है, तो ये रहा लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और ये रहा अध्यक्ष की दंडात्मक शक्तियां। ठीक है, तो ये हम लोगों का टोटल रहा अनुच्छेद 93। ठीक, अनुच्छेद 93 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में डिटेल में पढ़ा, लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में डिटेल में पढ़ा, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में पढ़ा, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में दंडात्मक शक्तियों को पढ़ा। यानी जो भी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से रिलेटेड है वो सब कुछ हम लोगों ने अनुच्छेद 93 में पढ़ा। लेकिन अनुच्छेद केवल 93 में ही इतना सब नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि केवल अनुच्छेद 93 में ही ये बहुत सारा नहीं होता है। अनुच्छेद 93 का मतलब कि बस उसमें दिया गया है कि अनुच्छेद कि आप लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम लोग ने इतना सारा पढ़ा तो इसका अलग अलग कंडीशन होता है। यानी कि देखिए अनुच्छेद 93 में हम लोगों ने अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ा, लेकिन अनुच्छेद 94, 95, 96, 97 ये चारों आर्टिकल देख रहे हैं, ये चारों आर्टिकल भी रिलेटेड किससे हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से ही रिलेटेड है। ठीक है, ये चारों आर्टिकल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से ही रिलेटेड है, इसलिए इसको अनुच्छेद 94, 95, 96 और 97 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल अनुच्छेद 93 को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अच्छे से डिटेल में पढ़िए, ये अपने आप कवर हो जाता है। ठीक, अनुच्छेद 94, 95, 96, 97। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 98। ठीक, अनुच्छेद 98 आते हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा जाकर कि अनुच्छेद 94, 95, 96, 97 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अनुच्छेद 98। अब देखिए अनुच्छेद 98 में क्या कहता है कि संसद का सचिवालय के बारे में पढ़ना है। इसको भी देखिए हम लोग अभी 2 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, एक समिति के बारे में, एक ये सचिवालय के बारे में पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो पहले इसको जानिए कि अनुच्छेद 98 में क्या है। तो अनुच्छेद 98 में संसद के
सचिव के बारे में है, संसद के सचिवालय के बारे में है। तो बताया ना कि सचिवालय क्या होता है। सचिवालय के मतलब कोई भी कानून वगैरह कुछ भी आता है, विधेयक आता है, तो उसकी ड्राफ्टिंग कौन करता है, तो सचिव लोग ही करते हैं। सचिव का मतलब कि बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस रैंक के, पीसीएस रैंक के बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनको सचिव बनाया जाता है, ठीक है। तो संसद का सचिवालय किस लिए बनाया जाता है कि वो एक ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं, एक प्रारूप तैयार करते हैं। कोई भी कानून जब बनता है तो नेता लोग तो इतना पढ़े लिखे होते नहीं है, इसलिए एक सचिव को रखा जाता है वहाँ पे, ठीक है, कि वो अपना एक प्रारूप या एक ड्राफ्टिंग तैयार करके संसद के सामने पेश करें, ठीक। तो अनुच्छेद 98 क्या है, संसद का सचिवालय, ठीक। अनुच्छेद 99 में क्या है, अनुच्छेद 99 में क्या है कि सांसदों की शपथ की चर्चा है, ठीक। अनुच्छेद 99 में क्या है, सांसद के शपथ की चर्चा है, ठीक है। तो सांसद शपथ कब होता है, देखिए शपथ का मतलब क्या होता है कि बाई चांस मान के चलिए कि 2019 से 2024, ठीक, 2019 से 2024 तक चुनाव हुआ था अभी लोकसभा का, सांसद लोग नए नए हुए। अब बाई चांस सपोज करिए कि 2022, ठीक है, सपोज करिए कि 2022 में एक सांसद की मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम क्या होगा, तो उस टाइम एक उपचुनाव होगा, ठीक है। उपचुनाव होगा केवल 2022 में 2024 तक के 2 साल के लिए उपचुनाव होगा, यानी फिर से नया एक उपचुनाव होगा। वहां पे जो नया सांसद जाएगा वो फिर से शपथ लेगा, ठीक है, 2 साल के लिए शपथ लेता है। तो ये है कि अनुच्छेद 99 में क्या है, सांसद के शपथ की चर्चा है, सांसद के शपथ की चर्चा है, ठीक। अब आते हैं अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में क्या है, गणपूर्ति। ये आप लोगों को पता है, गणपूर्ति का मतलब क्या होता है, कॉर्न होता है, इसको कॉर्न कहते हैं। गणपूर्ति का मतलब ये होता है कि संसद के सदस्यों का, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक, संसद के सदस्यों का चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है, जब उसकी बैठक होती है तो कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए, ठीक। देखिए यहाँ पे ये लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा हो गया, ये 545 सदस्य इसमें है, इसमें 245 सदस्य हैं। गणपूर्ति का मतलब कम से कम 10% सदस्य, ठीक है। अनुच्छेद 100 के तहत कम से कम 10% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति का मतलब क्या होता है कि संसद सत्र के टाइम मतलब कि किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए 1/10 सदस्यों का होना आवश्यक है। इसके अभाव में सभापति अध्यक्ष संसद की कार्यवाही को रोक देता है। यदि 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं हुए तो संसद के जो सभापति या अध्यक्ष होते हैं वो संसद की कार्यवाही को रोक देते हैं, ठीक है। क्यों रोकेंगे, क्योंकि गणपूर्ति नहीं हुई। गणपूर्ति का मतलब कि 10% 1/10 सदस्य नहीं आए हैं, ठीक। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 100 में क्या है, गणपूर्ति यानी कि 1/10 सदस्य। गणपूर्ति मतलब किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए 1/10 सदस्यों का होना आवश्यक है। इसके अभाव में सभापति अध्यक्ष संसद की कार्यवाही को रोक देता है, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 100 हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 101 से लेके 106, 101 से लेके 106 जो 6 आर्टिकल है, इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ने का मतलब ये एग्जाम में आता ही नहीं है, लेकिन मैं नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि 101 से 106 के बीच में नॉलेज क्या है, मतलब क्या क्या है। पढ़ना तो नहीं, अच्छी बात नहीं, इसको डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जब एग्जाम में अइबा नहीं करेगा तो पढ़ने से क्या फायदा। थोड़ा बहुत नॉलेज लेने के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है किसी दूसरे में आप टाइम वेस्ट करिए तो उसमें आप नंबर पा सकते हैं, ठीक। तो देखिए, तो इसको हम बहुत शार्ट में देखते हैं 101 से 106, फिर हम लोग 107 से कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं डिटेल में, ठीक। तो आइए देखते हैं कि 101 में क्या होता है। देखिए अनुच्छेद 101 में कहता है कि स्थानों का रिक्त होना, संसद की सीट का जो स्थान होता है उसका रिक्त होना है। रिक्त होने का मतलब क्या है कि उपचुनाव करना, यानी किसी भी सांसद की मृत्यु हो जाती है या वो अपना त्यागपत्र दे देता है तो फिर से नए उपचुनाव के द्वारा संसद की वो रिक्त हो जाता है, तो फिर से नया उपचुनाव होता है, फिर वो सीट को 6 महीने के अंदर उसको भरा जाता है, ठीक। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहता है कि स्थानों का रिक्त होना, ठीक। अनुच्छेद 2 में क्या होता है कि डिस्क्वालिफिकेशन। अनुच्छेद 102 में क्या कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब कि
निरअर्हता। निरअर्हता का मतलब क्या होता है, एक क्वालिफिकेशन होता है कि एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ कि संसद के सदस्य बनने के लिए हमें ये होना चाहिए, यानी वो लाभ के पद पर न हो, बैंक भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, वो किसी लाभ के पद पर न हो, ये सब होना चाहिए। और एक होता है कि वो क्या नहीं होना चाहिए, तो नहीं होने का चाहिए कि मतलब कम से कम वो नहीं होने चाहिए कि मतलब कम से कम देखिए वो दल बदल का नहीं होना चाहिए, दल बदल अधिनियम न जाए, फिर वो किसी भी अनुपस्थिति में 60 दिनों तक अनुपस्थित न रहे, इसलिए इसको अनियमितता करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसको हटा दिया जाता है। यदि कोई ऐसा काम वो करेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, यानी दल बदल अगर ज़्यादा वो दल बदल कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, तो उसको हटा दिया जाएगा। वो संसद को बिना बताए 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रह गया, फिर उसको हटा दिया जाता है। ठीक, तो ये अनुच्छेद 102। अब देखिए अनुच्छेद 103 में ये बोला गया है कि जब उसको हटा दिया जाता है तो फिर क्वेश्चन कहाँ पूछेगा, क्वेश्चन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन। जब उसको हटा दिया जाता है तो वो लोकसभा में जाकर अपना बताता है कि भाई हमें क्यों हटाया गया है, पूछता है। तो उसमें यही 103 में क्या है कि क्वेश्चन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन, यानी क्वेश्चन वो कहाँ पे पूछेगा, जब उसको हटा दिया जाएगा तो क्वेश्चन कहाँ पे पूछेगा। अनुच्छेद 104 में क्या है कि पेनाल्टी, जब संसद कोई अनुशासनहीनता काम कर देता है तो उसको पेनाल्टी देना पड़ता है। तो कितना पेनाल्टी देना पड़ता है उसकी चर्चा क्या है, अनुच्छेद 104 में है। ठीक, अनुच्छेद 104 में क्या है, पेनाल्टी की चर्चा है। अनुच्छेद 105 में क्या है कि संसद के सदस्यों की शक्ति क्या है, उसकी विशेषाधिकार क्या है। ठीक है, संसद के सदस्यों का शक्ति क्या है, उसकी विशेषाधिकार क्या है। ठीक, अनुच्छेद 105। और अनुच्छेद 106 में क्या है, वेतन और भत्ता। ठीक है, उसका वेतन और सैलरी और अलाउंस उसका क्या है। ठीक है, वेतन और भत्ता। तो ये रहा हम लोग का अनुच्छेद 1 से 106। ठीक, फिर से देखिए अनुच्छेद 106 में क्या है, स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 में क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन, निरअर्हता क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 103 में क्या है कि जब उसे हटा दिया जाता है तो फिर वो कहाँ पे क्वेश्चन आकर पूछ सकता है। अनुच्छेद 104 में क्या है, पेनाल्टी, उसको कब पेनाल्टी रहती है। अनुच्छेद 105 में क्या है, उसकी शक्ति और विशेषाधिकार क्या है। अनुच्छेद 106 में क्या है, उसकी वेतन और भत्ता से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का अनुच्छेद, ये रहा हम लोगों का लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पूरे डिटेल से। फिर उसके बाद अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 106 तक ले हम लोगों ने देखा। कल हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 107, उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 101 से 106 बहुत बेसिक नहीं है, इसको बस ज्ञान के लिए आप जानिए कि हाँ इसमें है, ये एग्जाम में आता नहीं है। ठीक, तो हम लोग कल स्टार्ट करते हैं 104। ठीक है, जय हिंद।